बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सुहेल आफरीदी साहब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल शाम 4 बजे चीफ मिनिस्टरशिप का हलफ लें। इससे पहले कोशिश की जा रही थी कि ये हलफ ना हो और गवर्नर साहब ये कह रहे थे जी मैं तो पेशावर में हूँ ही नहीं, मैं पेशावर में जब आऊँगा तो फिर उसके बाद सोचूंगा कि हलफ ठीक है या नहीं है, हलफ लेना है या नहीं लेना। तो अब ये सूरत हाल जो है वो ये है कि बिलावल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी गवर्नर साहब से कहा है कि आप जाएं और जाके हलफ लें। और जो पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो ये कहता है जी कि गवर्नर खैबर फैसल करीम कुंडी जो हैं वो नौमुंतखब वज़ीर आला से बुध के दिन 4 बजे हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असम्बली नए वज़ीर आला से हलफ लें। और अली मीन गंडापुर असम्बली फ्लोर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और केपी असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है, लिहाजा कल हलफ लिया जाए। क्या अब सुहेल आफरीदी के रास्ते की तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं या अभी भी कोई रुकावट बाकी है? क्योंकि कल के दिन तक कुछ जो वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात थीं वो ये कह रही थी कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने जो तकरीर की है असम्बली में वो म्यूटनी यानी बगावत के ज़ुमरे में आती है। तो ये सारा जो मामला है इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख़ुद भी एक बहुत बड़े कानूनदान हैं। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ज़रा पहले देखते हैं कि जिस दिन सुहेल आफरीदी साहब को नॉमिनेट किया गया था उस दिन और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आप और राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते रहे? जो नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीर की है ये कोई चीफ मिनिस्टरों वाली तकरीर है। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी कानून किसी आइन के ऊपर अमल ही नहीं करना, मैंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन ही नहीं करना। ये तो फिर जो है वो एक म्यूटनी के मुतरादिफ चीज़ है जो उन्होंने तकरीर आज जो उन्होंने की है। जो NCCIA का नोटिस उनको मौसूल हुआ है जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से पहले तो वो नहीं, वो गुफ्तगू उन्होंने की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप एक तकरीर कर देते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ज़रूर है, लेकिन उसकी डिसएमिनेशन उसको स्याह सबाक से हट के जिस तरह के टैग्स हैशटैग तहरीर लगा के आपने डिसएमिनेट किया और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, लोगों में एक ऐसी सूरत हाल आपने दिखाने या फैलाने की कोशिश की, उसमें तो कानून लगता है ना, उसमें तो कानून हरकत में आएगा। तो उस दिन जब ये बात की अकील मलिक साहब ने तो उनके साथ अली ज़फ़र साहब मौजूद थे और आज भी हमारे साथ अकील मलिक साहब और अली ज़फ़र साहब दोनों मौजूद हैं। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अदालत ने कह दिया कि कल 4 बजे हलफ लें, तो कल वो हलफ ले लेंगे या अभी भी आप कुछ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत का हुक्म है और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ JUIF ने भी एक पिटिशन उनकी तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से भी गई हुई है। 2-4 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ वाज़े तौर पे सामने आ जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। गवर्नर का जो रोल है 130(8) में जब इस्तीफ़ा चला गया, पहला इस्तीफ़ा गया, उसमें जो कुछ लिखा अपने हाथ से वो ये अंडर हिज ओन हैंड वाली तमाम तर चीज़ नहीं थी। मैंने ही 1-2 प्रोग्राम में ये निशानदेही की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि ये स्टैंड करेगा। वो तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर या लीगल प्रेशर उस तमाम तर हवाले से या टेस्ट रादर दैन यूजिंग द वर्ड प्रेशर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट या लीगल टेस्ट जो है उन्होंने फिर शायद किसी प्रोग्राम में देखा और उन्होंने हाथ से लिख के भी वो भिजवा दिया, वो ड्यूली रिसीव भी हो गया। डिले जो क्योंकि मौजूद नहीं थे गवर्नर साहब और जो डिले हुआ, मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर क्योंकि एक क्लैरिटी के साथ एक कानून का और आइन का तालिब इल्म होने के नाते, और मैंने बेशतर प्रोग्राम्स में ये बात की, गवर्नर के किसी अप्रूवल, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आइनी ओहदों का यही तकाजा है और यही होता है आइनी ओहदों में, सिर्फ़ और सिर्फ वो उनको कंटिन्यू करने का कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू करें टिल द टाइम द न्यू चीफ मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड। तो वो 2-4 दिन का जो टाइम पीरियड है या 5 दिन का टाइम पीरियड है आर्टिकल 133 के तहत, वो एक ब्रिजिंग द गैप सिचुएशन होती है उस तमाम तरह हवाले से। फिर इजलास बुलाता है गवर्नर। अब ये देखें, यहाँ पे सारी जो आइनी लड़ाई है वो यहाँ पे शुरू होती है और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये पिटिशन भी आई है
जो JUIF की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से आई कि जो एक ऑर्डर होता है गवर्नर का, और हमारे पास दो ऐसी पास्ट एग्जांपल्स मौजूद हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, एक जो है मोहम्मद सरवर साहब की तरफ से और एक जो है बलीगुर रहमान साहब की तरफ से। तो वो कॉल करते हैं सेशन कि अब क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 कॉन्फिडेंस जो है, 2/3 मेजॉरिटी का वो चीफ मिनिस्टर एंजॉय नहीं करता, तो मैं इजलास बुलाऊंगा और इजलास बुला के जो नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है वो होता है। यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ आइन के मुताबिक, और यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना हुआ है तमाम तर मामले के ऊपर। नहीं, लेकिन अदालत ने कहा है जी कि कल वो 4 बजे हलफ लें। मैं अदालत पे भी आता हूँ, अदालत को प्रीएम्प्टिवली जो है अप्रोच किया गया है। ये अली जफ़र साहब भी इस बात को की तस्दीक करेंगे। क्या मुझे बताएं कि गवर्नर ने इनकार किया कि मैं हलफ नहीं लूँगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई, ना ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात है। इन्होंने प्रीएम्प्ट किया और इन्होंने कहा कि जी हम पहले अदालत चले जाते हैं और पहले अदालत से ऑर्डर ले लेते हैं। अदालत ने भी क्या किया? अदालत ने यही पूछा ना आज कि गवर्नर ने तो आपको रिफ्यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा क्या गवर्नर साहब कल अपने आप को अवेलेबल कर लेंगे? उनके गवर्नर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो कल तक आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कल 4 बजे तक वो हलफ ले लें। अगर हलफ नहीं लेते तो फिर आर्टिकल 255 के तहत, क्योंकि स्पीकर जो है वो ले सकते हैं और ये आइनी प्रोविज़न है, और उसमें वो बिल्कुल अगर गवर्नर नहीं लेंगे तो स्पीकर ले लेगा। आइनी जो एक प्रोविज़न है उसके थ्रू जो अदालत का फ़ैसला है वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करते हैं। वो स्ट्रिक्टली इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स अगर कहें या लीगल टर्म्स कहें तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रीएम्प्ट जो किया और ये तमाम तर जो एक्सरसाइज हुई है सर, बात ये है मीर साहब, जो एक्सरसाइज जो इजलास बुलाया, फिर उधर स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने अपनी कोई इम्पार्शियलिटी, कोई इंडिपेंडेंस नहीं रखी। वहाँ पे फिर बैठ के दीगर जो लोग ओहदों पे हैं, जो इदारों के सरबराह हैं, स्पीकर उनको टारगेट करके उनको कहा देखिए ना, सियासी तकरीर उस मनसब पे बैठ के सियासी तकरीर नहीं होनी चाहिए। उस मनसब पे बैठ के, उस कुर्सी पे जो आपका लेकिन है, लेकिन जी इस लेकिन के पीछे कोई रुकावट छुपी हुई है जो अभी तक आपने बताई नहीं है। देखिए, लेकिन के पीछे तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर तो मैंने तो नहीं देखा कि CM KPK के इस पर्टिकुलर केस में या इस पिक्यूलर केस में CM KPK की जब इस्तीफ़ा हो गया तो उसके बाद ये कोई ऑर्डर या समनिंग ऑफ असेंबली हो, ये मेरे सामने नहीं आया। अच्छा जी, अब अली ज़फ़र साहब आपने सारी बात सुन ली है अकील मलिक साहब की। तो इन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक हलफ लेने का जो हुक्म है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कुछ आइनी नुकात उठाए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ा एक सिंपल प्रोसेस था। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो है आइन का, वो ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो हैं रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें, तो उसके बाद और मज़ीद कोई काम नहीं करना। उन्होंने सिर्फ इस्तीफ़ा गवर्नर तक पहुंचाना है। गवर्नर का फिर कोई काम नहीं है कि उस इस्तीफ़े को माने या ना माने। वो इस्तीफ़ा जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है और वो जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर की वो ख़त्म हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। तो ये चीज़ जब हमने की, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले एक ख़त लिखा, उस पर गवर्नर साहब ने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानता। उसके बाद दूसरा ख़त लिख दिया जिसके अंदर दोबारा रिज़ाइन किया, दोबारा इस्तीफ़ा दिया, अपने हाथ से लिखा। उसको भी उन्होंने कहा कि ये दोनों में एक तरह से मुखालफत है, मैं नहीं मानता और मैं अभी पाकिस्तान मतलब पेशावर में ही नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो ये उसके बाद आपने प्रोग्राम्स देखे और सब प्रोग्राम्स में ये जो PMLN और जो हुकूमत के लोग थे, वज़रा भी थे, वो उन्होंने ये बार बार कहा कि ये तो इस्तीफ़ा है ही नहीं जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा। उस वक्त भी हमने बताया कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत इस्तीफ़ा अब हो गया है और इसके बाद इलेक्शन होना है। तो पहली बात तो ये है कि वो बात अब साबित हो गई जो हम कह रहे थे दुरुस्त है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया और अब बैरिस्टर साहब भी मान रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार इस्तीफ़ा दे दें तो फिर उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। अब आ गया दूसरा मामला। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरह हो गया कि इलेक्शन हो गया। इलेक्शन नहीं होना चाहिए था क्योंकि गवर्नर ने इजलास नहीं बुलाया। अब पोजीशन ये है कि आइन में कोई मुझे शिक दिखा दें जहाँ ये लिखा हो कि अगर एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देता है तो गवर्नर ने इजलास बुलाना है, बिलखसूस अगर वो इजलास
चल रहा है। ठीक है। यानी इजलास चल रहा था अभी असेंबली का, तब इस्तीफ़ा दिया गया। जब इस्तीफ़ा दिया गया तो आइन कहता है कि अगर इजलास चल रहा है तो फिर कोई और बिजनेस नहीं होगा, किसी किस्म की कोई स्पीच भी नहीं होगी, सबसे पहले नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन का आगाज़ होगा। और जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, तब तक इजलास आगे नहीं चलेगा। ठीक है। तो चीफ जो स्पीकर साहब थे उन्होंने बाकायदा रूलिंग दी उसके ऊपर, और रूलिंग देने के बाद वो पढ़ी, पूरी टीवी पे लाइव आई, और पढ़ने के बाद उन्होंने फिर इलेक्शन किया। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन जायज़ नहीं है या ये इलेक्शन में गवर्नर साहब का कोई रोल था या होना चाहिए था, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब इलेक्शन की नॉमिनेशन मांगी स्पीकर साहब ने, तो PMLN ने भी अपना कैंडिडेट भेजा और JUI ने भी कैंडिडेट भेजा, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को जो स्पीकर साहब ने अपनाया इलेक्शन के लिए, उसमें हिस्सा डाल दिया। अब एक तरफ हिस्सा डाल रहे हैं, एक तरफ अपने नॉमिनीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आइन भी बड़ा क्लियर है। तो अब इनका ये कहना कि हम इसको नहीं मानते और हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो ये भी एक तरह से खिलाफ आइन है। अच्छा, JUI ने ज़रूर फाइल की है एक पिटिशन, वो पिटिशन में भी आप देखिएगा, आप मेरे से लिखवा लीजिए, वही होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अदालत ने ये कहना है कि अब इलेक्शन हो गया, अब वो इलेक्शन में इस्तीफ़ा भी हो गया, उसके ऊपर जजमेंट भी आ गई, ओथ भी हो गई, हल्फ भी ले लिया, तो इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पीछे जाके प्रोसीजर की बात करें। और आखिरी बात, हामिद मीर साहब, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्रोसीजर होता है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्पीकर की स्वाबदीद है। और आइन कहता है जब कोई मैटर, कोई प्रोसीजर स्पीकर का हो तो फिर अदालत भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि मान लें एक सबसे बड़ी जमात है, चीफ मिनिस्टर ने आज नहीं तो कल इलेक्ट होना ही था, और चीफ मिनिस्टर ने होना भी इसी जमात से था क्योंकि हमारी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसको माने और एक जमहूरियत की जो रवायात हैं उनके मुताबिक इसको एक्सेप्ट करें और खुले दिल से एक्सेप्ट करें। अच्छा, अकील मलिक साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने भी अपने गवर्नर साहब जो हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो उनको कुछ कहा है, ज़रा सुने क्या कहा है। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि पीपल्स पार्टी जो है उसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद किया जाए। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने जिस तरह आपसे ख़ुद भी ये गुजारिश की, मैंने यही कहा कि अदालत का एक ऑर्डर है और उसकी बिल्कुल हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बिल्कुल एक जुडिशल ऑर्डर है, उसको माना जाएगा, ये ना मानने वाली बात तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ से मैं इख्तलाफ करूँगा, जो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि असम्बली इन सेशन थी, असम्बली इन सेशन नहीं थी। आज भी अगर आप वेबसाइट खोल के देखें KP असम्बली की, तो 20 तारीख को इजलास बुलाया था और ये मीडिया ने भी वाइडली रिपोर्ट किया कि 20 अक्टूबर को इजलास होना था। अब आइन के आर्टिकल 104 के तहत तो हमने जितना पढ़ा है देखा है, उसमें तो 104 के तहत यही गवर्नर ही बुलाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे भी यही होता है कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं, गो कि वो सेरेमोनियल सारा मामला होता है, लेकिन स्टिल एक ऑर्डर उनकी तरफ से या उनके दफ्तर से भी नहीं आया जो कि एक पास प्रेसिडेंट मौजूद है। आप ये जो आइनी इतराज़ात उठा रहे हैं जी, इन आइनी इतराज़ात पर अब किस फोरम पे जाकर डिस्कशन देखिए, करेंगे? सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, आप अगर एक इलीगैलिटी से एक सुपर स्ट्रक्चर जो उसकी बुनियाद रखें वही गैर कानूनी तौर पर रखें और फिर एक सुपर स्ट्रक्चर बना दें, तो वो तमाम तर बिल्डिंग जो होगी वो इलीगल होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अली ज़फ़र साहब नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं जो कि कहती हैं कि जब आपने एक काम शुरू ही इलीगल तरीके से किया है और इलीगैलिटी है, तो
तो सुपर स्ट्रक्चर उस पर बना ले तो वो सारा काम ये इलीगल जो होगा। आज पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म है ये किधर जाएगा? देखें, ये अब इलेक्शन तो करवा लिया उन्होंने, तो सिर्फ और सिर्फ हल्फ की हद तक बात की कि हल्फ होना चाहिए, और हल्फ में तो 255 के तहत है हल्फ। उन्होंने तो अपने आप को कंस्ट्रेंट किया, उन्होंने अपने आप को एक वाइडर नेट नहीं, कास्ट नहीं वो किया। कह रहे हैं कि ऐसे चीफ मिनिस्टर का हलफ लें जो बकौल आपके एक गैर आइनी इजलास में इलेक्ट हुआ है। देखिए, ये अगर पॉइंट्स JUIF की पिटिशन में है जो कि मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैंने JUIF की पिटिशन नहीं देखी। JUI की पिटिशन अगर उसमें ये पॉइंट्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एतराज़ात हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वैसे ये बेहतर है। हमने इस पूरे एपिसोड में देखा है कि सुहेल अफरीदी साहब की जब नॉमिनेशन हुई तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF ये कोई कोलैबोरेशन नहीं थी, आपकी मुखालफत करते रहे कि इसको नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन होमवर्क नहीं था आप लोगों का। आपको सरप्राइजेस दिए हैं PTI ने, ये माने आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ऑपोजिशन का जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं थी। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि सारा मामला जो है, आज आपकी मीटिंग हुई है डयाला जेल में इमरान खान साहब से, तो उनके साथ भी आपने डिस्कशन की होगी, तो उन्होंने कोई लाइन ऑफ एक्शन आपके ज़रिए दी है सुहेल अफरीदी साहब को? जो उन्होंने तकरीर किया है इमरान खान साहब उस तकरीर से मुतमिन है? जी देखें, एक पहली बात तो ये है, खान साहब बड़ा खुश थे कि हल्फ हो गया और खुश उसलूबी से हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको उम्मीद है कि बाकी जो जमातें हैं वो आइन के मुताबिक और जो इंसाफ है और जिस तरह अदालत ने फ़ैसला किया है उसके मुताबिक वो अब एक्ट करेंगे और इस चीज़ में मज़ीद ओथ लेने में, हल्फ लेने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सबसे अहम जो इस वक्त मसला है KPK को, ये पूरे सूबे को बल्कि पूरे पाकिस्तान को, वो है दहशतगर्दी। और वो चाहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो विज़न है, वो उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए कि हमने दहशतगर्दी को किस तरह ख़त्म करना है। उन्होंने पहले तो सबसे ये कहा कि उनके लिए जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे पुलिस के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो अपनी जानें दे रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के पुलिस वाले हैं, पाकिस्तान के एहलकार हैं, और वो उन सब के लिए दुआ गो हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक जब आप दहशतगर्दी को आपने ख़त्म करना है तो फिर उसकी एक आपको होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसमें सबसे अहम चीज़ है कि सियासी स्ट्रैटेजी क्या है। सियासी स्ट्रैटेजी के अंदर आपके मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ और अहम चीज़ है सियासी स्ट्रैटेजी, कि आप किस तरह जो लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, किस तरह आप जो दूसरी हुकूमतें हैं उसमें अफगान हुकूमत भी है, किस तरह जो लोग हैं बाहर के जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं सारे, उन सबको एतमाद में लेके स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, वो उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए बड़ा अहम है और ये बड़ा एक ज़िम्मेदारी है नए चीफ मिनिस्टर की कि अब वो उनकी स्ट्रैटेजी आगे लेके चलें। अच्छा, अब इस पे जो आज असद कैसर साहब ने भी तकरीबन ऐसी ही बात की है, ऐसा लगता है कि उन तक भी ये पैगामात पहुंच रहे हैं, तो असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन की पार्टियां हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हमारा जंग में है। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती, और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगी, हम आपकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने अवाम की खिदमत करनी है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये मेरी इतला के मुताबिक असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब जो हैं, वो सुहेल अफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए भी उन्होंने पीपल्स पार्टी से, JUIF से, मुस्लिम लीग नून से, सबसे रब्ते किए और उनसे कहा जी कि बराए करम आप इस मामले में रास्ता ना रोकें नए चीफ मिनिस्टर का। और अब वो ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, वो कह रहे हैं जी वहाँ पे एक हम हालत जंग में हैं, तो वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जो तहरीक इंसाफ के जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे सुहेल अफरीदी साहब, वो पूरी पार्टी को साथ लेके चलेंगे? पहले हम ये ऐसा लग रहा था कि अलीमीन गंडापुर साहब का रुख कोई और था और जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जुनैद अकबर साहब, उनका रुख कहीं और था। तो अब पार्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर को चलाएगी, चीफ मिनिस्टर पार्टी को नहीं चलाएगा। जी देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक रिलेटिवली
यंगर जनरेशन से वो उनका ताल्लुक़ है, वो जवान हैं और यकीनी तौर पे वो जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले मुख्तलिफ़ वजारतें भी संभाली हुई हैं, जिनको सियासत का भी पता है, जिनको लोगों का भी पता है, उनको साथ लेके चलेंगे। जी, तो एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है हमारी, जहाँ एक यंग चीफ मिनिस्टर आए हैं और उनके पीछे जो एडवाइज़र्स होंगे वो सीनियर पार्टी के, जो स्पेशली KPK के जो MNAs हैं और जो पार्टी के लीडरान हैं, वो उनके पीछे साथ खड़े होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है एक स्टेप था, एक फ़ैसला था खान साहब का कि एक तब्दीली आए, इस किस्म की जो हमारी इन्वायरमेंट है बनी हुई, जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए। और आप ये भी देखेंगे खान साहब ने आज ये भी कहा है कि चंद लोग तो वो चाहेंगे जो काबीना में कंटिन्यू करें, नई काबीना में, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो आफरीदी हैं, जो नए चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं, जो ओथ लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह कल, वो अपनी काबीना की चॉइस भी उन तक पहुँचाएँ। और उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि नए चीफ मिनिस्टर उनको जल्द से जल्द मिलें, ताकि उनको वो अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकें और नई काबीना जो है उसको भी फाइनलाइज किया जा सके। तो ये एक नया एक तब्दीली है, एक नया एटमॉस्फेयर है, और उसमें उम्मीद हम यही रखते हैं कि जो खान साहब की जो स्ट्रेटजी है दहशतगर्दी से निपटने की, KPK की आवाम की भलाई के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो KPK की इकॉनमी है, जो मईशत है उधर सूबे की, उसको बेहतर करने के लिए वो सारी स्ट्रेटजी पे अब अमल दरामद होगा और उसमें सारी पार्टी एक जगह होगी। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल पैदा हो गया अली ज़फ़र साहब की, क्योंकि आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, तो वो उनके हवाले से कुछ अहम बातें बता रहे हैं। और अली ज़फ़र साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि नए चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब जल्द अज जल्द उनको जेल में आके मिलें। अब जेल में मिलवाना जो है ये तो अब हुकूमत की स्वाबदीद है, क्योंकि हम माजी में देखते रहे हैं कि अली मीर गंडापुर साहब की भी अपनी मर्ज़ी से तो मुलाकात नहीं होती थी। तो सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात पे तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा, या वो भी नहीं, आप नहीं होने देखिए, हमें क्या एतराज़ है, बट आई थिंक ओनली टाइम विल टेल कि उनका ओथ के बाद वो आप हो सकता है इतराज़ लगा देना भाई कि इमरान खान कौन होता है जेल से बैठ के KPK की गवर्नमेंट चलाए, आप ये भी कह सकते हैं। नहीं, ये इतराज़ तो बनता है, आई थिंक ये इखलाकी तौर पे भी इतराज़ बनता है मेरे ख्याल से। मैंने आपके दिल की बात निकाल के आपके सामने बयान कर दी है। नहीं, ये इतराज़ तो है इखलाकी तौर पे भी। अगर आप देखिए एक जेल में बैठा हुआ शख्स जो है, एक इतने उस सूबे की जिसमें अभी इन सेंसिटिविटीज़ की इंतहा है, जहाँ पे एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में एक दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, तेज़ी आई हुई है, उसी पार्टी का नामजद करदा वज़ीर आला वो कहता है कि जी मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। ये तो वफाक के साथ सीधी सीधी जंग है ना, ये तो वफाक की पॉलिसी के साथ ना चलना। और मैं मीर साहब आपको ये बताऊँ, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, लेकिन अभी आपने असद कैसर साहब का बयान सुना है, वो कह रहे हैं जी कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये अच्छी खुशाइन बात है अगर वो साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उनके कॉल और फेल में तजाद है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात की, और यही बात की शायद ये अफरीदी साहब ने, शायद खटक साहब ने, इन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं चल सकता मामला इस तरह, हम बिल्कुल वफाक की पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करते। तो फिर ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, मैंने यही कहा था कि ये बता दें कि फिर आप जो है अपनी तमाम तर जो कोऑर्डिनेशन है वो काबुल से रखेंगे या इस्लामाबाद से रखेंगे। ये तो सवाल अब आपने उठा दिया है, पता नहीं अब आप ये सवाल अली ज़फ़र साहब को पसंद आता है नहीं आता, लेकिन कोशिश करूँगा कि अली ज़फ़र साहब इसका जवाब दें वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। बड़ी पाकिस्तान में एक दिलचस्प सियासी सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त साउथ एशिया में बड़ी दिलचस्प सियासी सूरत हाल है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया के दौरे पे गए हुए हैं, और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है जी कि वो इंडिया जो पहले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था कि आप अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती करते हैं, अब वो पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, और इंडिया का मीडिया और इंडिया की हुकूमत जो है वो उन अफ़गान तालिबान को पैम्पर कर रही है, यानी कि उनकी पुश्तपनाही कर रही है। और साथ ही साथ अभी अकील मलिक साहब ने ये सवाल उठा दिया है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो काबुल से गाइडलाइन लेंगे या इस्लामाबाद से। तो अली ज़फ़र साहब, इसका आप कैसे जवाब देंगे?
बड़ा अफसोसनाक सवाल है जी। ये कह देना कि एक चीफ़ मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, और लोगों ने उनको मुंतखब किया है, और जो असम्बली है मुंतखब असम्बली उसने उस पर इलेक्शन करके बुलाया, उसको कह देना कि वो कोई एजेंट है, यही सवाल का जो एक तरह से आप मफहूम कह लें, यही समझ आती है मुझे। मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। हुकूमत अगर कल को हम चीफ़ मिनिस्टर पंजाब या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसी बातें करना शुरू कर दें कि वो एजेंट हैं और वो किसी और से डिक्टेशन ले रहे हैं, तो इनको कैसा लगेगा, या जो पाकिस्तान के लिए कि उसका इमेज कैसा लगेगा ऐसे सवाल उठाते हुए। मेरी नज़र में अगर आपने देखना है कि आगे जाके क्या होना है और आगे जाके क्या स्ट्रेटजी होगी, और डिक्टेशन कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, और कौन सही पॉलिसी अपनाए और कौन नहीं सही पॉलिसी अपनाए, तो सबसे पहले मुलाकात करने दें चीफ़ मिनिस्टर की खान साहब से। ये कह देना कि खान साहब जो हैं वो रेलेवेंट नहीं है, ये तो एक तरह से बहुत बड़ी गलत बयानी है। और उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके सिर्फ एक ही सरबराह हैं और एक ही चेयरमैन हैं, चाहे वो आप उनको माने या ना माने, चाहे आप उनको जेल में रखना चाहें या ना रखना चाहें, वो हैं खान साहब। वही हैं जो फैसले करते हैं और वही हैं जो कि डायरेक्शन देंगे कि आगे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने किस तरह चलना है। अगर आप कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं तो आप करते रहें, आपकी मर्ज़ी है, आप ना मिलने दें, और कन्फ्यूजन पैदा होगी उससे नुकसान अल्टीमेटली सबका होगा। इसलिए मेरी नज़र में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप मिलने दें, फिर जो स्ट्रेटजी बनती है उसके बाद उस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें, लेकिन पर्सनैलिटी पे बात ना करें। पर्सनैलिटी भी एक यंग चीफ़ मिनिस्टर आए हैं और आप उनको पहले से ही कहना शुरू कर दें कि आप कहाँ से डिक्टेशन लेंगे या नहीं लेंगे, ये दुरुस्त बात नहीं है। आप उनकी एक पॉलिसी जो आती है उसके ऊपर बात करें, जिस तरह हमारा भी हक़ है कि हम कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो मईशत की पॉलिसी हो, चाहे वो दहशतगर्दी की हो, चाहे वो फ़ॉरेन पॉलिसी हो, हम भी अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें ये बेहतरी है, ये ख़राबी है, इसमें ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो उस लेवल पे बात करें, उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे। जो असद कैसर साहब की आपने सुनाई अभी थोड़ी देर पहले, यही हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो आप ज़रूर दीजिए। चीफ़ मिनिस्टर जब एक बार बन जाए तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ़ मिनिस्टर नहीं होता, वो चीफ़ मिनिस्टर पूरे सूबे का होता है। तो अगर आपको वाकई सूबे का इंटरेस्ट है तो अपनी सजेशंस दें। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बजाय इसके कि हम फिर उसी में शुरू हो जाएं कि कौन किससे डिक्टेशन लेगा। अच्छा, अगर मौका दें बात तो मैं मैं क्लियर इसका कर address दूं, जरूर- कोई किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा। इस बिल्कुल आप जवाब दें इसका, लेकिन ज़रा असद कैसर साहब के अलावा जुनेद अकबर साहब, उनकी भी ज़रा बात सुन लें। जुनेद अकबर साहब का भी बयान बड़ा है हमें। हम उन कुव्वतों को कहते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रोड़े अटका रहे। किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो हमें बताए कि किसको करना है किसको नहीं करना। शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे। हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे तो हम इसके लिए आर हद तक जाएंगे। अगर आप इस तरह के करेंगे तो जो 2 साल से खान साहब की रिहाई के लिए जो हम माहौल नहीं बना सके, जिसमें हम नाकाम हो गए, शायद इसी से उसका इफ्तिताह हो। तो अब ये इसलिए मैंने आपको बयान सुनवाया कि असद कैसर साहब और जुनेद अकबर साहब और आतिफ खान साहब, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, ठीक है जी। और जुनेद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने इसलिए खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाया था कि आप तहरीक चलाएं, और जुनेद अकबर साहब यहाँ पे बैठ के मुझे कह के गए थे कि जी मुझे अली मीन गंडापुर साहब जो है वो तहरीक नहीं चलाने देते, मेरे रास्ते की रुकावट है। अब सुहेल अफरीदी पे जुनेद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान सारे इत्तेफाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको तो हमने चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ना है। तो अगर आप इसका रास्ता रोकेंगे तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को फिर आप फ्यूल फॉर फायर खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, हमने क्या फ्यूल फॉर फायर प्रोवाइड करना। मीर साहब, बात यह है कि इनकी अभी भी आपस में जो डिफरेंसेस हैं या जो डिस्कशंस हैं वो बिल्कुल पता है कि जो ग्रुप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं पार्टी के अंदर वो सबको पता है। हाँ। वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, पता चलता है कि जी ये फ़लाँ ग्रुप है, ये फ़लाँ ग्रुप है, ये फ़लाँ का बंदा है, ये फ़लाँ का बंदा है, एवरीबडी नोज़।
यहाँ पे मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि अली ज़फ़र साहब ने एजेंट का लक़ब दिया। मैंने बिल्कुल उनको एजेंट नहीं कहा, ना मैं कहता हूँ वो एजेंट हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपने कहा कि उनकी पॉलिसी के ऊपर आप डिस्कशन करें। मैं उन्हीं की पॉलिसी और उनकी वो पॉलिसी जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है, माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत इस मुल्क का शहरी होने के नाते, इस मुल्क से मोहब्बत करने के नाते और इस मुल्क के पार्लियामान का हिस्सा होने के नाते, जो कि मैं समझता हूँ सुहेल आफरीदी साहब भी हैं, वो भी यंग हैं, मैं भी यंग हूँ, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अली ज़फ़र साहब, बात यह है कि उन्होंने क्या कहा, मैं कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। आर्टिकल 245 के बारे में उन्होंने कहा जी एड इन सिविल पावर वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, हम बिल्कुल किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं चाहते। आउटराइट डिनायल उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा जी कि जो हमारी जो आपने चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से बात, ये आपका काम नहीं है। हाँ, अगर आपकी सजेशन कोई है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, फॉरेन इशू के हवाले से, तो फिर आप आएँ, हमारे से बातचीत करें, हमें बताएं। स्टेट जो है, फेडरेशन जो है, वो पहले कह चुकी है, कितनी दफ़ा आप बातचीत करेंगे? क्या मुझे बताएं कि पिछले 2 साल में जब से ये हुकूमत आई है, मीर साहब, क्या इस मुल्क का वज़ीर दाखिला नहीं गया? क्या इस मुल्क का वज़ीर दिफा नहीं गया? क्या इस मुल्क का नायब वज़ीर आज़म जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी है, वज़ीर खारजा है, वो नहीं गया? सब गए। क्या हासिल? सारे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। और अमीर खान मुत्तकी साहब इंडिया चले गए। तो क्या ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है? हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की अगर नाकामी होती तो आज देखें कि आप सेंटर स्टेज ना होते पूरी दुनिया के दरमियान। सवाल इसलिए है कि यही पाकिस्तान था, रियासत पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में एक पीस एग्रीमेंट करवाया। वो पाकिस्तान जिसने कि तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया, आज वो पाकिस्तान जो है वो उसको सऊदी अरब और कतर कह रहे हैं कि भाई इनसे लड़ाई ना करो, इनसे बातचीत करो। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है? देखें, जब हेट्रेड जो है, जो नफ़रत जो है, वो, हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। 4 दिहाइयों से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे हमने बड़े मेहमान नवाज़ों की तरह रखा, मेहमान नवाजी की, लेकिन बावजूद उसके कि उनका जो एक दिल में, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, मीर साहब सबको पता है कि दिल के अंदर उनकी जो नफ़रत है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, चाहे वो पाकिस्तान में रह के हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो सबको पता है। लेकिन ये नफ़रत तो अशरफ गनी भी करता था आपसे, लेकिन अशरफ गनी को तो आपने यहाँ बुलाया रावलपिंडी में और उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। देखिए, ये हमारी कोशिशें रही हैं काफ़ी अरसे से, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में कोशिश यही रही है कि हमेशा एक खुश उसलूबी से, एक बामी एक जो इत्तफाक से, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा ताल्लुक़, उसकी बुनियाद पे जो है हम सारे मामलात करें। लेकिन जब इनफ इज़ इनफ, जब बहुत हो गया, अभी देखें कि मुत्तकी साहब जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है, क्या उन्होंने एडवेंचर अनप्रोवोक्ड एग्रेशन करने की कोशिश की। और जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो TLP के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यही बात है। तो ये नाकामी नहीं है आपकी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ये बिल्कुल, मैं देखें, हम ये अलग-अलग कह चुके हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो XYZ हो, हमारे अंदरूनी और दाखिली मामलात में कोई भी मुल्क, किसी को इजाज़त नहीं है कि तो फिर हमें अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं अब आप हमारी कोऑर्डिनेशन, अब जो पंजाब में TLP के साथ हुआ है, वही कल को अगर आप KPK में PTI के साथ करेंगे तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, हमने यही कहा कि ये चारों इकाइयाँ मिल के ही पाकिस्तान बनाते हैं। अब ये अगर सूबा KP और उसके जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, जो उनकी पॉलिसी है, जो कि सब ने देखी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं अपने से बयान नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो एक जहन है, अगर वो उसको तब्दील नहीं करेंगे, वो जहनी हम आंगी वफाक के साथ, वफाक की पॉलिसी के साथ नहीं रखेंगे, तो ये एक डिस्पैरिटी रहेगी, एक डिसकनेक्ट रहेगा, ये एक डिसजॉइंडर है इस तमाम तर मामले पे। कोई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें कोहेजन की ज़रूरत है। हमारे जितने भी ज़रबे आज़, रद्दल फसाद, उस वक्त भी इन्हीं की PTI की हुकूमत थी ना उस सूबे में, वो कामयाब क्यों हुए? वहाँ पे एक पॉलिटिकल विल थी, वहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस था। अभी फिल वक्त वहाँ पे ना आपकी पॉलिटिकल विल है, ना पॉलिटिकल कंसेंसस है, क्योंकि उस सूबे की जो गवर्नेंस है, उस सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सूबे की हुकूमत जो है, वो किसी किस्म का कनेक्ट, कोहेजन, किसी किस्म की कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन वफाक के साथ नहीं होती। अच्छा, एक वक्फा मैंने लेना जी, और वक्फे के बाद कुछ बड़े अहम मामलात हैं जो अभी हमने उन पर बात नहीं की, ज़रा
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिस्र के शहर शर्म अल शेख गए, जहाँ पे कि जो गज़ा का अमन मुआहदा है उस पर दस्तखत की तकरीब हुई और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तकरीर की और फिर उन्होंने दावत दी शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी तकरीर करें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहाँ पे बहुत सी अहम बातें की हैं जिसमें बड़ी गुफ्तगू हो रही है मीडिया में, लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सलूट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो उस सलूट के बाद जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने बड़े मलफूफ अंदाज में बिटवीन दी लाइंस एक स्टेटमेंट दिया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अगर किसी ममालिक ने तारीख का सबसे ज्यादा सीज फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। हुकूमत वक्त का खारजा पॉलिसी को कल आपने देखा होगा कि वजीर आजम साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारा वजीर आजम साहब को दावत दी कि वो खिताब करे। पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा, लेकिन ये बात रिएटरेट करना चाहूँगा कि एक बेचैनी है, एक शक है कि ऐसे ना हो कि इस बार भी कोई ना कोई धोखा दिया जाए। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ पे तकरीर की और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको दोबारा नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए और उनको सल्यूट भी किया है, तो ख़दशा है कि इजराइल पहले भी धोखा करता रहा है, कहीं दोबारा धोखा ना कर दे। और पहले भी जब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया तो उसके कुछ दिन के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और बिलावल साहब को ख़तरा है कि कहीं दोबारा धोखा ना हो जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बड़ा चांस तो इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक एक जो पहले ही स्टेप है इस पीस अकॉर्ड की वो यही है कि हॉस्टेजेस जो हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो ख़दशा ये है और बहुत बड़ा ख़दशा है, सीरियस ख़दशा है। उम्मीद है कि ये ख़दशा मेरा दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ख़दशा ये है कि जब ये हॉस्टेजेस कम्प्लीटली हो जाएं तो फिर दोबारा से इज़राइल हमले शुरू कर दे और वही कत्लो गारत शुरू कर दे गाज़ा में जो पहले कर रहा था। क्योंकि इज़राइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि ना मुआहदों में यकीन रखता है, ना बैनुल अक़वामी कानून कवानीन में यकीन रखता है, ना इंसानियत में यकीन रखता है। और इसलिए मुझे कोई परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन हैरानगी नहीं होगी अगर इस मुआहदे को इसकी खिलाफ वर्जी करे इज़राइल। अब जो मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा मेरी नज़र में कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी और उनको आना पड़ा, वो मेरे ख्याल ट्रैप हो गए थे। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर बात की होगी प्राइवेटली खुसर फुसर करके ट्रंप साहब से, ये कहा होगा कि आपको पीस प्राइज़ दोबारा मिलना चाहिए और आप जो भी उनको कहना पड़ा आके स्पीच में। लेकिन आप देखें जब ट्रंप साहब कह रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको कि आप आके वही बात करें जो आपने मुझे प्राइवेटली की थी, तो आप ज़रा एक सेकंड के लिए शहबाज शरीफ साहब का चेहरा पढ़िए। वो परेशान थे कि अब मुझे वो बात कहनी पड़ेगी जो मैंने सोचा था कि प्राइवेटली होगी, अब मुझे ओपनली सबके सामने कहनी पड़ेगी, और उन्होंने फिर कह दी। तो एक बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक इसको आप कह लें इंसिडेंट है जो कि तारीख याद रखेगी। तो अकील मलिक साहब, ये कहीं ओवर डूइंग तो नहीं होगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया? पहली दफ़ा पहले भी किया था लेकिन वो नहीं उनको मिला नोबेल पीस प्राइज़, और अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि जो दूसरी दफ़ा नॉमिनेशन हुई है वो ट्रंप साहब की अपनी ज़ाती फरमाइश पे हुई है।
मीर साहब पहली दफ़ा जिसको मिला है उसने भी रब्ता किया है सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब से और कहा है कि ये मैं आपको भिजवा देती हूँ। ये भी खबरों में हमने देखा, मीडिया पे देखा। देखिए दूसरी दफ़ा ये ओवर डूइंग नहीं है और वाक़तन हमारी एक स्टेटेड पोजीशन रही है, हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और यही चीज़ रीइटरेट की गई कि प्री 1967 बॉर्डर्स, 2 स्टेट सोल्यूशन और उसके साथ अल-कुद्स शरीफ अच्छा, अब एज इट्स कैपिटल। ये बड़ी अहम बात आपने की है। अब ये मेरा सवाल आपसे है जी बैरिस्टर अकील मलिक से है, जी, वज़ीर कानून और इंसाफ से नहीं है। ठीक है। क्या आपको यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की कभी हमायत करेगा कि जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस होगा? देखिए फ़िलवक़्त तो ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का पहला सदर है जिसने अमेरिकन एम्बेसी को तेल अबीब से यरूशलेम में ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसके साथ मीर साहब ये भी बात है, ये भी ज़रूर देखें कि इज़राइल को अगर किसी इज़राइल पे ये फोर्स किया है एग्रीमेंट, पीस डील या पीस एग्रीमेंट इसको कह लें, और ये 8 मुल्कों की और पाकिस्तान का बड़ा एक सेंट्रल लीडिंग रोल रहा है इस तमाम तर मामले में, और ये जो विजन था इस पूरे मामले का यही था कि जो हमने इन चीज़ इन्विजिज की थी, हमने कहा कि ये जेनोसाइड जो है, कत्लो गारत जो है, खून रेजी जो ये ख़त्म होनी चाहिए, फिलफौर बंद होनी चाहिए, और जो निहत्ते हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है वो स्टॉप होनी चाहिए। और मेन मकसद हमारा ये था और वो स्टॉप हो गया। और जो दोनों इतराफ़ से जो हॉस्टेजेस थे और बिलखसूस हमारे फ़लस्तीनी जो बहन भाई थे जो अपनी फैमिली से जुदा थे, वो हॉस्टेजेस वहाँ पे गए, वापसी उनकी हुई और वो हो रही है। वेदर दिस एग्रीमेंट विल बी होल्डिंग दैट लास्टिंग पीस और नॉट, अब ये कितना अरसा चलेगा, हमारी तो कोशिश और ख्वाहिश इसीलिए है कि ये एवर लास्टिंग पीस की तरफ जाए और हमारे जो हमने हमारी स्टेटेड पोजीशन है उसी को फॉलो करते हुए दीगर मुसलमान ममालिक की भी यही पोजीशन है, बिल्कुल जो साथ और हैं वो उनकी भी यही पोजीशन है, कोई हमारी फ़र्क पोजीशन नहीं है उनसे। तो हमारी उम्मीद है कि हम अगले राउंड में या आगे जाके अगर कोई इसकी वायलेशन होती है तो उसको भी हाईलाइट करें और अपने मकसद की तरफ जाएं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, कुछ लोग जो हैं वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं जी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, बल्कि वो लफ्ज़ खुशामद भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ कर दी, ट्रंप साहब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जगह पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते, उनको वैसे बुलाया भी गया था लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने अपना एक मिनिस्टर भेज दिया। अगर मोदी होते तो क्या मोदी भी इसी तरह ट्रंप साहब की तारीफ़ों के अंबार ना लगाते, जैसा कि माजी में वो भी इतनी ही तारीफ़ें करते रहे हैं, बल्कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चलाई उन्होंने, अमेरिका में जाके जलसे किए और ट्रंप की हमायत का ऐलान किया। तो अगर मोदी होते शहबाज शरीफ साहब की जगह पे तो वो भी इतनी ही तारीफ़ें करते। जी बिल्कुल, 100% इतनी तारीफ़ें ही करते शायद। और इसलिए जो आपने मोदी और शहबाज शरीफ साहब को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने शायद ये प्राइवेटली बात की थी, उनका मकसद नहीं था कि हम दोबारा इतनी, आपने उसको खुशामद कहा, मैंने तो कहा उनकी स्टेटमेंट, लेकिन अगर खुशामद को लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, नहीं मैंने कहा तो कुछ लोगों के ख्याल में ये खुशामद प्राइवेटली ये खुशामद की थी, हाँ। लेकिन वो ओपनली करनी पड़ गई, तो वो एक शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और तो अगर इस खुशामद के नतीजे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुक गया है और उनके कैदी भी रहा हो गए हैं, तो ऐसी खुशामद तो कर लेनी चाहिए मेरा ख्याल है। ये देखें, वो तो चले एक अलग टॉपिक है और सीरियस टॉपिक है, और इसमें मेरा ख्याल है कि इस मुआहदे का ये तो ज़रूर इसकी कोई इसमें शक नहीं है कि इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सीज़ फायर हुआ और जो एड देनी थी और एड आनी थी वो एड आना शुरू हो गई, और कम से कम एक वक्ती आपको रिलीफ मिल गया। उस हद तक तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया खुश है, लेकिन सवाल उससे बहुत बढ़ के है कि क्या ये टेम्प्रेरी रिलीफ कब आया। नंबर 1 तो वो तब आया जब सारी तबाही हो चुकी थी, जब सारी जेनोसाइड हो चुकी थी। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान पूछा जाएगा सारे वेस्टर्न ममालिक के ऊपर कि आपने क्यों इतना इंतज़ार किया। ठीक है, सीज़ फायर हुआ,
लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ठीक जब है। लोग इतने शहीद हो चुके हुए थे, तो ये तो एक सवालिया निशान तारीख पूछेगी और पूछती रहना चाहिए। और तारीख जो है वो ये एक जो और लोग बात करते हैं, एक और भी मामला जो है वो हम तारीख पे छोड़ देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ और अकील मलिक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीख जो है वो ये गज़ा का जो पीस प्लान है जिसपे कि पहले मरहले में अमल दरामद हो गया है, हमास और इसराइल ने दस्तखत किए और दोनों अतराफ़ ने कैदी रिलीज़ किए, ये एक अहम पेशरफ्त है। लेकिन तारीख ये पूछती रहेगी कि वो नेतन्याहू जिसने तकरीबन 68,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया पिछले 2 साल में, और इसके लिए अमेरिका ने उसको 21 अरब डॉलर की इमदाद दी, तो वो नेतन्याहू जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने वांटेड डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है, उस कातिल नेतन्याहू का कभी कहीं पर कोई एहतसाब होगा नहीं होगा? और क्या मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान इस कातिल के एहतसाब का कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पर मुतालबा भी करेंगे या नहीं? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।